फसलें कट चुकी हैं, क्यारियां खाली हैं, और क्या आपको लग रहा है कि आपका बगीचा सर्दियों की गहरी नींद के लिए तैयार हो रहा है? तो क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि असल में अभी सितंबर में ही अगले साल की सबसे जरूरी तैयारी शुरू होती है, और ये सिर्फ खुदाई या रासायनिक खाद डालना नहीं है। हम बात करेंगे आपकी जमीन के लिए एक असली स्पा ट्रीटमेंट की, जिसे आप अभी से शुरू कर सकते हैं। आज आप जानेंगे कि आदर्श हरी खाद सिड्रेट्स कैसे चुने, जो थकी हुई मिट्टी को एक उपजाऊ नखलिस्तान में बदल देंगे। और मैं वादा करता हूं, अंत में बताई गई एक सलाह आपको बागवानी के रोजमर्रा के कामों को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगी। तो आखिर ये रहस्यमयी हरी खाद सिड्रेट्स क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये हरे उर्वरक हैं, ऐसे पौधे जिन्हें हम फसल के लिए नहीं बल्कि मिट्टी के फायदे के लिए बोते हैं। हमारे पूर्वज भी ये बात सहज रूप से समझते थे। वे खेतों को पड़ाव छोड़ देते थे जहां जंगली घास उगती थी। आजकल तो हमारे पास कई आज जमाई हुई फसलें हैं, और सितंबर का महीना इन्हें बोने का बेहतरीन समय है। ये ठंड पड़ने से पहले ही काफी बढ़ जाएंगे और आपका सारा जरूरी काम कर देंगे, जबकि आप आराम से चाय पिएंगे और वसंत के लिए अपनी रोपण योजनाओं पर विचार करेंगे। तो आइए समझते हैं कि यह हरी भरी कमाल कैसे काम करता है। कल्पना कीजिए, कटाई के बाद आपकी क्यारी की उसने अपनी सारी जान दे दी है, सारे पोषक तत्व खर्च हो गए हैं। जमीन, आप कह सकते हैं, भूखी और थकी हुई है, और यहीं पर हरी खाद यानी कि सिड्रेट्स का काम शुरू होता है। इनका मुख्य मकसद है जमीन को पोषण देना और उसे फिर से उपजाऊ बनाना। ये ऐसा कैसे करते हैं? पहला, ये बड़ी मात्रा में हरी भरी जैविक सामग्री उगाते हैं। ये सारे पत्ते और तने शुद्ध जैविक पदार्थ होते हैं। जब हम इन्हें काटते हैं तो ये सारी हरियाली केंचुओं और फायदेमंद सूक्ष्म जीवों के लिए एक शानदार दावत बन जाती है। वे इसे संसाधित करके ह्यूमस में बदल देते हैं, जो मिट्टी में सबसे मूल्यवान चीज है। दूसरा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधों के लिए प्रोटीन जैसा होता है। उनका मुख्य निर्माण खंड। कुछ हरी खाद वाले पौधे, खासकर फलीदार, तो असली नाइट्रोजन फैक्ट्रियां होते हैं। ये वो कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर पाते। ये हवा से सीधे नाइट्रोजन लेकर अपनी जड़ों में जमा कर लेते हैं। जब पौधा मर जाता है तो ये सारा जमा किया हुआ नाइट्रोजन आपके आने वाले टमाटरों और खीरों को मिल जाता है, और वह भी बिल्कुल मुफ्त में। नतीजतन मिट्टी सिर्फ एक मिट्टी का ढेला नहीं रहती, बल्कि एक जीवित सांस लेने वाली जीव बन जाती है। यह ढीली, भुरभुरी और नमी को बनाए रखने में सक्षम हो जाती है। यही भविष्य की भरपूर फसल की असली नींव है। आइए एक खास उदाहरण पर गौर करें। कल्पना कीजिए, एक भारी चिकनी मिट्टी वाली जमीन है। बसंत में यह प्लास्टिक जैसी चिपचिपी होती है, और गर्मियों में कंक्रीट की तरह दरारें पड़ जाती हैं। पानी सतह पर ही जमा रहता है, अंदर नहीं जा पाता। गाजर या चुकंदर जैसी सब्जियों की जड़ों को बढ़ने के लिए जगह ही नहीं मिलती। ऐसी जमीन को फावड़े से खोदने की कोशिश करना किसी पहलवान के काम से कम नहीं। तो ऐसी मिट्टी के लिए हरी खाद वाले पौधे एक वरदान साबित होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें अविश्वसनीय रूप से मजबूत होती हैं, जैसे कि मूली या राई। इनकी जड़ें मानो जमीन में छेद करने वाले जीवित बरमे हों। ये आधा मीटर या उससे भी ज्यादा गहराई तक जा सकती है, सबसे घनी परतों को भी भेदते हुए। ये मिट्टी के कणों को सचमुच अलग अलग कर देती है। और फिर क्या होता है? सर्दियों में जब ये हरी खाद वाले पौधे मर जाते हैं तो इनकी जड़ें जमीन में ही रह जाती हैं, और पूरे सर्दी के दौरान ये जड़ें सड़कर गल जाती हैं, अपने पीछे छोटे छोटे चैनलों, रास्तों और खाली जगहों का एक पूरा जाल छोड़ जाती है। इन्हीं रास्तों से बसंत में मिट्टी में हवा और पानी आसानी से अंदर जा पाते हैं। इससे जमीन संरचित, भुरभुरी और उपजाऊ बन जाती है, और ये सब बिना पावड़े से भीषण मेहनत किए हो जाता है। आपको बस बीज बोने होते हैं, बाकी सारा मुश्किल काम पौधा खुद ही कर देता है। लेकिन क्या हो अगर आपकी समस्या बिल्कुल अलग हो, जैसे कि रेतीली मिट्टी? यह हल्की और भुरभुरी होती है, इसे जोतना भी आसान होता है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है।
ऐसी मिट्टी छलनी जैसी होती है। आप कितना भी पानी क्यों ना दे, पानी तुरंत जमीन में गहराई तक चला जाता है। अपने साथ सारे पोषक तत्व भी बहा ले जाता है। बारिश हुई नहीं कि 1 घंटे में ही जमीन सूखी हो जाती है। खाद डाली नहीं कि वह भी तुरंत निचली परतों में बह जाती है, जहां सब्जियों की जड़ें पहुंच ही नहीं पाती। ऐसी मिट्टी में पौधे हमेशा प्यास और भूख से जूझते रहते हैं। और यहां भी हरी खाद या सिडरेट एक बार फिर काम आती है, लेकिन इस बार उनका काम करने का तरीका अलग होता है। हमें मिट्टी को ढीला नहीं करना, बल्कि इसके उलट रेत के कणों को जोड़ना है, ताकि मिट्टी ज्यादा नमी सोख सके। इसके लिए वे हरी खाद की फसलें सबसे अच्छी रहती हैं, जो बहुत ज्यादा हरी पत्तियां पैदा करती है और जिनकी जड़ें रेशेदार घनी होती हैं, जैसे कि जई, ओट्स, वीच, विचिया या फिसेलिया। उनकी जड़ें एक महीन जाले की तरह रेत के हर कण को जकड़ लेती है और उनकी कटी हुई हरी पत्तियां सतह पर सड़कर एक जैविक परत बनाती है, जो स्पंज जैसी होती है। यह स्पंज बारिश के पानी को सोख लेता है और रोके रखता है, जिससे पानी तुरंत वाष्पित नहीं होता या बह नहीं जाता। नतीजतन मिट्टी नमी और पोषक तत्वों को जमा करने में सक्षम हो जाती है। ये आपकी रेगिस्तानी जमीन को एक उपजाऊ नखलिस्तान में बदल देता है। लेकिन हरी खाद के फायदे सिर्फ मिट्टी की बनावट तक ही सीमित नहीं है। एक और बहुत जरूरी पहलू है खरपतवार नियंत्रण। जरा सोचिए, खरपतवार हटाने या निराई गुड़ाई में कितना समय और कितनी मेहनत लगती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यह एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है, जिसमें खरपतवार हमेशा जीतते हैं। तो ऐसे में हरी खाद इस जंग में आपका गुप्त हथियार है। यह काम कैसे करता है? बहुत आसान है। सितंबर में बोने पर ये बहुत तेजी से उगते और बढ़ते हैं और जमीन पर एक घनी हरी भरी चादर बिछा देते हैं। यह चादर जमीन की सतह को सूरज की रोशनी से पूरी तरह से ढक देती है और रोशनी के बिना मिट्टी में पड़ा खरपतवार का कोई भी बीज अंकुरित नहीं हो सकता। हरी खाद उन्हें पनपने का मौका ही नहीं देती। ये खरपतवारों को अंकुरित होने से पहले ही दबा देते हैं, उन्हें विकसित होने का अवसर ही नहीं देते। इस काम में खासकर राई और सरसों बहुत बढ़िया काम करते हैं। ये न केवल छाया प्रदान करते हैं, बल्कि मिट्टी में कुछ खास पदार्थ, जिन्हें एलेलोपैथ्स कहते हैं, छोड़ते हैं, जो दूसरे पौधों के विकास को रोकते हैं। यह एक पूरी तरह से प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल खरपतवार नाशक है। वसंत ऋतु में आपको मिलेगी लगभग साफ सुथरी क्यारी, जिस पर आपको बस गड्ढे बनाने होंगे और पौध लगानी होगी। सीजन की शुरुआत में कोई थका देने वाली निराई गुड़ाई नहीं। इससे भी आगे बढ़ते हैं। आइए जमीन के नीचे गहराई में झांक कर देखें। हमारी मिट्टी सिर्फ बेजान खनिज कणों का ढेर नहीं है। यह एक पूरा संसार है, जहां अदृश्य जीवन की हलचल मची रहती है। अरबों बैक्टीरिया, कवक और सूक्ष्म जीवों का बसेरा है यहाँ। और हाँ, हमारे सबसे महत्वपूर्ण साथी केंचुए भी यहीं रहते हैं। यही तो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। लेकिन इस पूरी सेना को अगर हमारे लिए काम करवाना है, तो इन्हें खिलाना भी पड़ेगा। ये खाते क्या है? बिल्कुल सही, जैविक पदार्थ। जब हम खेत या क्यारी से पौधों के सारे अवशेष, उनकी पत्तियां और तना हटा देते हैं, तो दरअसल हम इन सभी मिट्टी के जीवों को भूखा छोड़ देते हैं। और यहीं पर हरी खाद या सिडरेट्स एक शानदार रेस्टोरेंट का काम करती है। इनकी जीवित जड़ें मिट्टी में शर्करा, शुगर छोड़ती है, जो उपयोगी सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन का काम करती है। और कटाई के बाद इनका सारा हरा पदार्थ और मरती हुई जड़ें केंचुओं के लिए एक असली दावत बन जाती है। केंचुए इस जैविक पदार्थ को गहराई तक खींच कर ले जाते हैं, इसे पचाते हैं और केंचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट के रूप में मिट्टी को समृद्ध करते हैं, जो सबसे मूल्यवान और आसानी से उपलब्ध होने वाली खाद्य है। यानी हरी खाद बोकर आप सिर्फ मिट्टी को पोषण नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप एक पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आदर्श परिस्थितियां बना रहे हैं। यह इकोसिस्टम आपके भविष्य की फसल के लिए चौबीसों घंटे और पूरी तरह से मुफ्त में काम करेगा। क्या आप जानते हैं कि हरी खाद, ग्रीन मैन्योर, आपके बगीचे के लिए एक असली सुरक्षा कवच का काम कर सकती है?
ये न सिर्फ मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, बल्कि खतरनाक कीटों को भी दूर भगाती है। आलू, गाजर और अन्य जड़ वाली सब्जियों का एक बहुत बड़ा दुश्मन है वायरवर्म। वायरवर्म यह क्लिक बीटल का लार्वा होता है। यह छोटी सी पीली इल्ली आपकी पूरी फसल में छेद कर सकती है, जिससे वह स्टोर करने लायक नहीं बचती। रासायनिक दवाओं से इससे लड़ना सबसे अच्छा विकल्प नहीं है, लेकिन इसका एक प्राकृतिक और पूरी तरह सुरक्षित उपाय मौजूद है। वायरवर्म को सरसों परिवार क्रूसिफेरस फैमिली के पौधे बिल्कुल पसंद नहीं आते, खासकर सफेद सरसों और तेल वाली मूली ऑयल सीड रेडिश। इन पौधों की जड़ों से कुछ ऐसे स्राव निकलते हैं जिनमें एसेंशियल ओनाइल और एल्कलॉइड होते हैं। ये तत्व वायरवर्म के लिए जहर का काम करते हैं। जब आप उस जगह पर सरसों बोते हैं जहां पहले आलू लगे थे, तो आप असल में इस कीट के लिए एक ऐसा वातावरण बना देते हैं जिसमें उसका रहना नामुमकिन हो जाता है। नतीजतन वह या तो मर जाता है या फिर उस जगह से भागकर कोई और ठिकाना ढूंढता है। इस तरह पतझड़ और सर्दियों के महीनों में आपकी क्यारी इस कीट से पूरी तरह से साफ हो जाती है, और जब वसंत आता है तो आप सुरक्षित और स्वस्थ हो चुकी मिट्टी में बेफिक्र होकर आलू लगा सकते हैं। ये अपनी आने वाली फसल को बिना किसी सहर के बचाने का एक आसान और बेहद प्रभावी तरीका है। हरी खाद कवर क्रॉप्स सिर्फ मिट्टी की रक्षक नहीं, बल्कि उसके लिए असली हरे डॉक्टर हैं। जैसे इंसानों में बीमारियां पनपती हैं, वैसे ही मिट्टी में भी कई रोग जमा होते हैं। फफूंद के बीजाणु और हानिकारक बैक्टीरिया जैसी चीजें फसल कटने के बाद मिट्टी में ही रह जाती है और अगले मौसम में आपकी नई फसलों पर हमला करने के लिए मौके का इंतजार करती है। टमाटर और आलू में फाइटोफथोरा, पिछेती झुलसा, जड़ वाली सब्जियों में स्कैब और तरह तरह की जड़ सड़न, रूट रॉट सबसे आम दुश्मन है। सालों तक इनसे फफूंदनाशकों, फंगीसाइड्स से लड़ना महंगा भी है और हानिकारक भी, लेकिन प्रकृति हमें यहाँ एक प्राकृतिक समाधान देती है। कई हरी खाद फसलें, खासकर सरसों, मूली जैसी क्रूसिफेरस, सरसों कुल की फसलें और जई जैसे कुछ अनाज मिट्टी में फाइटोनसाइड्स छोड़ते हैं। ये प्राकृतिक एंटीबायोटिक होते हैं जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों, माइक्रोब्स के विकास को रोकते हैं। ये सचमुच मिट्टी को कीटाणुमुक्त कर देते हैं। इन्हें पतझड़ में बोने से आप मिट्टी के प्राकृतिक रूप से स्वस्थ होने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। सर्दियों के दौरान कई फफूंद के बीजाणु मर जाते हैं और वसंत आने तक आपकी क्यारी में रोग फैलाने वाले तत्वों का स्तर काफी कम हो जाता है। यह एक बेहतरीन रोकथाम का तरीका है जो भविष्य में पौधों की बीमारियों के जोखिम को कम करेगा और आपको एक स्वस्थ व साफ सुथरी फसल देगा। तो चलिए अब हम अपने इन हरे भरे दोस्तों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। शुरुआत करते हैं हरी खाद की दुनिया के शाही सदस्य कहे जाने वाले फलियों से। इनमें मटर, वीका, ल्यूपिन और तिब्बतिया घास शामिल हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी या सुपर पावर कहें तो वह है कुछ विशेष गांठदार जीवाणुओं के साथ सहजीवी संबंध बनाना। ये जीवाणु इन फलियों की जड़ों में रहते हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं, ये हवा से सीधे नाइट्रोजन खींचकर उसे पौधों के लिए उपयोगी रूप में बदल देते हैं। एक तरह से ये आपकी जमीन पर मुफ्त नाइट्रोजन खाद बनाने वाले छोटे छोटे कारखाने हैं। जब आप इन फलियों की कटाई करते हैं तो यह सारा संचित नाइट्रोजन अगली फसलों के लिए मिट्टी में ही रह जाता है। इसीलिए फलियां उन पौधों के लिए बेहतरीन पूर्ववर्ती फसलें मानी जाती है जिन्हें बहुत ज्यादा पोषण की जरूरत होती है, जैसे कि पत्ता गोभी, कद्दू या तोरी। उदाहरण के लिए वीका को अक्सर जई के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों एक दूसरे के बेहतरीन पूरक होते हैं। इसके अलावा ल्यूपिन भी अपनी मजबूत जड़ों से मिट्टी की गहराई से फास्फोरस निकाल सकता है और उसे दूसरे पौधों के लिए उपलब्ध कराता है। कमजोर या अनुपजाऊ मिट्टी को समृद्ध करने का फलियों की बुवाई सबसे सरल और प्राकृतिक तरीका है। अगला महत्वपूर्ण समूह है सरसों कुल के पौधे। इसमें सभी जानते हैं सफेद सरसों, तेला मूली और रेपसीड जैसे पौधे शामिल हैं। इन्हें हरी खाद की दुनिया के असली स्प्रिंटर कहा जा सकता है। इनकी सबसे बड़ी खूबी है इनका बेहद तेजी से बढ़ना।
अगर पाला पड़ने से पहले ज्यादा समय नहीं बचा है और क्यारियों को तुरंत किसी चीज से भरना जरूरी है, तो सरसों कुल के पौधे आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। सिर्फ 1 से 1.5 महीने में ये अच्छी खासी हरी खाद तैयार कर सकते हैं, पर इनकी खासियत सिर्फ तेजी से बढ़ने में ही नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, ये बेहतरीन फाइटोसैनिटरी होते हैं, यानी मिट्टी को साफ करने वाले। इनकी जड़ों से निकलने वाले पदार्थ, जो सल्फर और एसेंशियल ओनाइल से भरपूर होते हैं, मिट्टी को फाइटोफथोरा और स्कैब जैसे रोगों के कीटाणुओं से बेहतरीन तरीके से मुक्त करते हैं। साथ ही ये वायर वर्म और नेमाटोड जैसे कीटों को भी दूर भगाते हैं। इसके अतिरिक्त तेला मूली की बहुत लंबी और मजबूत मूसला जड़ होती है, जो सबसे सख्त मिट्टी को भी बहुत अच्छी तरह से पोली बनाती है। आलू, टमाटर या स्ट्रॉबेरी के बाद सरसों कुल के पौधों की बुवाई करना खेत की सेहत सुधारने का एक आजमाया हुआ और बहुत असरदार तरीका है। हमें अपने उन पुराने और भरोसेमंद साथियों को भी नहीं भूलना चाहिए। अनाज वाली हरी खाद। इनमें मुख्य रूप से सर्दियों की राई और जई शामिल है। हो सकता है कि ये फलियों की तरह नाइट्रोजन इकट्ठा न करते हों और न ही गोभी या सरसों परिवार की फसलों की तरह बीमारियों से इतनी प्रभावी ढंग से लड़ते हों, लेकिन इनके पास अपनी एक अनोखी और बेहद महत्वपूर्ण खूबी है। इनकी ताकत इनकी जड़ों में है। अनाज वाली फसलें एक अविश्वसनीय रूप से घनी, रेशेदार जड़ प्रणाली बनाती है, जिसमें हजारों बारीक जड़ें होती हैं। जड़ों का यह घना जाल मिट्टी की पूरी ऊपरी परत को भेद देता है, जिससे एक आदर्श दानेदार और भुरभुरी संरचना बनती है। ये जमीन को भुरभुरी, हवादार और पानी सोखने वाली बनाती है। राई या जई बोने के बाद मिट्टी एक स्पंज जैसी हो जाती है। राई इसके अलावा खरपतवारों के प्रति बहुत आक्रामक होती है, खासकर दूब घास जैसे जिद्दी खरपतवार के लिए। ये उसे खेत से पूरी तरह खत्म कर देती है। वहीं जई थोड़ी नरम होती है और मिश्रण में, जैसे कि लोबिया के साथ, बहुत अच्छी तरह काम करती है। मिट्टी के भौतिक गुणों को सुधारने के लिए अनाज वाली फसलें सबसे बेहतरीन विकल्प है, खासकर अगर आपकी मिट्टी भारी, सख्त, पानी से जमने वाली या इसके उलट बहुत ढीली और रेतीली है। ये वही ढांचा तैयार करते हैं जिस पर मिट्टी की उर्वरता टिकी होती है। तो अब मिलिए एक ऐसे हरफनमौला पौधे से जो किसी भी परिस्थिति के लिए एकदम सही है। यह है फैसेलिया। कई बागवान इसे बहुत पसंद करते हैं और इसके पीछे कई ठोस कारण हैं। सबसे पहले, फैसेलिया किसी भी मुख्य सब्जी की फसल से संबंधित नहीं है। इसका मतलब है कि इस पर सब्जियों की आम बीमारियां और कीट नहीं लगते। आप इसे किसी भी फसल के बाद या पहले बो सकते हैं, बिना फसल चक्र बिगड़ने की चिंता किए। दूसरा, यह बहुत तेजी से बढ़ती है और घनी, जालीदार हरी भरी पत्तों की संरचना बनाती है। इसके कोमल तने और पत्तियां बहुत जल्दी सड़कर गल जाती हैं और आसानी से मिट्टी में घुलने वाली खाद बन जाती है। तीसरा, इसकी जड़ प्रणाली बहुत अच्छी होती है, जो मिट्टी को बेहतरीन तरीके से ढीला करती है और उसकी संरचना में सुधार करती है, जिससे मिट्टी अधिक उपजाऊ बनती है। और चौथा, यह एक अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत पौधा है। इसके बैंगनी रंग के फूल बगीचे में बड़ी संख्या में मधुमक्खियों और अन्य परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करते हैं। फैसेलिया एक बेहतरीन मधुमक्खी चारा पौधा है, जिससे शहद भी खूब बनता है। यदि आप संशय में हैं कि कौन सा हरी खाद वाला पौधा चुने या आपकी मिलीजुली फसलें हैं, तो बेझिझक फैसेलिया बोइए। आप बिल्कुल सही चुनाव करेंगे। ये आपके बगीचे के लिए खाद भी है, मिट्टी का डॉक्टर भी और एक सुंदर आभूषण भी। तो फिर अपनी विशेष स्थिति के लिए सबसे अच्छा सस्य खाद, हरी खाद, कैसे चुने? आइए इसे विशिष्ट जरूरतों के हिसाब से एक एक करके समझते हैं। मान लीजिए आपकी मुख्य समस्या है कठोर, चिपचिपी, चिकनी मिट्टी, जिसे आम भाषा में लोग कंक्रीट कहते हैं। बसंत के मौसम में इसमें फावड़ा तक नहीं धंसता। आपकी सबसे पहली जरूरत है इसे भुरभुरा बनाना और इसमें हवा का संचार बढ़ाना। इसके लिए आपको ऐसे सस्य खाद चाहिए जिनकी जड़ें बहुत गहरी और मजबूत होती हैं, जो मिट्टी को भेद सके। इस काम के लिए सबसे असरदार है तेल वाली मूली
ओनाइल सीड रेडिश। इसकी जड़ें 1.5 मीटर तक गहराई में जाकर सबसे सख्त परतों को भी भेद देती है। इसके अलावा सर्दी में उगने वाली राई, विंटर रैप्स और ल्यूपिन भी इस समस्या को बहुत अच्छे से सुलझाते हैं। अगर आप इन्हें पतझड़ में बोते हैं, तो बसंत आते आते आपकी जमीन काफी नरम और बेहतर संरचना वाली हो जाएगी। ये भारी मिट्टी को सुधारने का सबसे असरदार तरीका है, जिसमें आपको कोई भारी भरकम शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता। पौधे आपके लिए गहरी जुताई का सारा काम खुद ही कर देंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी चरम स्थिति की, कमजोर रेतीली मिट्टी की। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, यह न तो नमी रोक पाती है और न ही पोषक तत्वों को। यहाँ हमारा काम इसके ठीक विपरीत है। हमें मिट्टी में एक ऐसा जैविक घटक तैयार करना होगा जो स्पंज की तरह काम करे। इसके लिए हरी खाद वाली फसलें आदर्श हैं, जो ढेर सारी हरी पत्तियां देती हैं और जिनकी जड़ें फैली हुई व रेशेदार होती हैं। इसका एक क्लासिक और बहुत प्रभावी तरीका है वीक, वेज और जई, ओट्स का मिश्रण। जई अपनी अनगिनत जड़ों से मिट्टी की संरचना बनाएगी और रेत को आपस में बांधेगी। वहीं वीक, जो एक फलीदार फसल है, इस कमजोर मिट्टी को अनमोल नाइट्रोजन से समृद्ध करेगी। इनकी हरी पत्तियां, जिन्हें सतह पर मल्च के रूप में छोड़ दिया जाता है, धीरे धीरे सड़कर एक ह्यूमस परत बनाएंगी और मिट्टी की नमी धारण करने की क्षमता को बढ़ाएंगी। रेतीली मिट्टी के लिए राई, राई, कुत्तू, बकवीट और फसीलिया भी बहुत उपयुक्त हैं। ये आपकी छलनी जैसी मिट्टी को एक उपजाऊ क्यारी में बदलने में मदद करेंगे, जो शानदार फसल पैदा करने में सक्षम होगी। और अगर आपकी समस्या किसी खास कीट के नाम से जानी जाती है, जैसे कि तारकर्मी, ये छोटा पीला कीड़ा आपके आलू, गाजर और चुकंदर की पूरी फसल को छेद छेद करके खराब कर सकता है। सालों तक इसे लड़ना, एक एक कंद को चुनना, ये किसी यातना से कम नहीं, लेकिन इसका एक बहुत ही शानदार और आसान उपाय है। अगर उस खेत या क्यारी में जहां आप आलू लगाने की सोच रहे हैं या जहां पहले आलू लगे थे, तारकृमि ने आपको परेशान कर रखा है, तो बेझिझक सफेद सरसों बो दें। आप तैलीय मूली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल तारकृमि, जो कि असल में क्लिक बीटल का लार्वा होता है, सरसों परिवार के पौधों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इन पौधों की जड़ों से निकलने वाले स्रावों में खास आवश्यक तेल और एल्कलॉइड होते हैं, जो तारकृमि के लिए जहरीले होते हैं। संक्षेप में, आप अपनी क्यारी में एक ऐसा माहौल बना देते हैं जिसमें यह कीट जी ही नहीं सकता। यह या तो उस जगह से भाग जाता है या मर जाता है। शरद ऋतु और सर्दियों के दौरान मिट्टी प्रभावी ढंग से साफ हो जाती है और वसंत में आप आलू को एक सुरक्षित और स्वस्थ मिट्टी में लगाते हैं। यह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हरी खाद बगीचे की बहुत ही खास और परेशानी वाली समस्याओं को हल कर सकती है। अक्सर कई खेतों में, खासकर मध्य भारत के इलाकों में, मिट्टी का अत्यधिक अम्लीय होना एक बड़ी समस्या है। ऐसी अम्लीय मिट्टी में कई सब्जियां ठीक से नहीं उग पाती, जैसे गोभी, चुकंदर और प्याज। वे मिट्टी से पोषक तत्व ठीक से नहीं ले पाते और अक्सर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। हालांकि मिट्टी की अम्लता कम करने के लिए चूना, लाइम या डोलोमाइट पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हरी खाद सीडरेट भी इसमें काफी मददगार साबित होती है। कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो न सिर्फ अम्लीय मिट्टी में बढ़िया उगते हैं, बल्कि धीरे धीरे उसकी संरचना को सुधारते हुए अम्लता भी कम करते हैं। लुपिन इसका एक बेहतरीन समाधान है। अपनी गहरी जड़ों के जरिए यह मिट्टी की निचली परतों से कैल्शियम और अन्य जरूरी तत्व ऊपर खींच लाता है, जो ऊपर की यानी जुताई वाली परत में अम्लता को बेअसर करने में मदद करते हैं। इसके अलावा अम्लीय मिट्टी के लिए फसीलिया और जई, ओट्स भी बहुत उपयोगी है। ये मिट्टी को ज्यादा भुरभुरा और जैविक पदार्थों से भरपूर बनाते हैं, जिससे मिट्टी का पीएच स्तर सामान्य बनाए रखने में भी मदद मिलती है। इन हरी खाद को नियमित रूप से बोना आपकी जमीन के एसिड बेस संतुलन को किसी भी तेज रासायनिक तरीके के बिना धीरे धीरे और प्राकृतिक रूप से बेहतर बनाने का एक प्रभावी तरीका है। और क्या होगा अगर आपका मुख्य लक्ष्य है
ज्यादा से ज्यादा जैविक पदार्थ पैदा करना। मिसाल के तौर पर, आप प्राकृतिक खेती के हिमायती हैं और चाहते हैं कि वसंत ऋतु में अपनी सभी क्यारियों पर जैविक पदार्थ की एक मोटी परत बिछा दें, ताकि आपको न तो निराई गुड़ाई करनी पड़े और न ही ज्यादा पानी देना पड़े। आपको अधिकतम हरी खाद की आवश्यकता है। इस स्थिति में फसलों का मिश्रण बोना एक बेहतरीन विकल्प है। अकेली फसलें ठीक हैं, लेकिन मिश्रण हमेशा ज्यादा प्रभावी साबित होते हैं। एक क्लासिक मिश्रण जो हरियाली में जबरदस्त वृद्धि देता है, वह है बीज जई मिश्रण। इसमें जई बेल वाली बीज को सहारा देती है, जिससे वह जमीन पर नहीं बिछती। जई मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाता है, जबकि बीज बदले में मिट्टी को नाइट्रोजन से भर देती है। साथ मिलकर ये एक बहुत घना और ऊंचा वानस्पतिक आवरण तैयार करते हैं। फूल आने से पहले इस पूरे वानस्पतिक पदार्थ को काटने पर आपको मल्चिंग के लिए या गर्म क्यारियों में डालने के लिए भारी मात्रा में उत्कृष्ट सामग्री मिलेगी। यह मिश्रण न केवल ढेर सारा जैविक पदार्थ पैदा करेगा, बल्कि आपकी मिट्टी को समग्र रूप से बेहतर बनाएगा। उसे ढीला, पोषक तत्वों से भरपूर और जीवंत बनाएगा। अब बात करते हैं सही समय की। सितंबर का महीना काफी लंबा होता है और इस दौरान मौसम भी अलग अलग तरह का हो सकता है। अगर आपने अपनी फसल देर से काटी है और अब पाला पड़ने में या कड़ाके की ठंड पड़ने में बहुत कम समय बचा है, तो क्या करें? क्या हरी खाद बोने में अब देर हो चुकी है? बिल्कुल नहीं। बस आपको सही, तेज बढ़ने वाले पौधों को चुनना होगा। अगर आपके पास गर्म मौसम का सिर्फ 1 महीना बचा है, तो आपका सबसे अच्छा विकल्प सफेद सरसों ही है। यह ठंडी परिस्थितियों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली फसल है। यह केवल 3 से 4 दिनों में अंकुरित हो जाती है और बहुत तेजी से हरी पत्तियां बढ़ाती है। यहां तक कि अगर यह पाला पड़ने से पहले सिर्फ 10-15 सेंटीमीटर भी बढ़ती है, तब भी इससे बहुत फायदा होगा। इसकी जड़ें मिट्टी में अपना काम कर पाएंगी और इसकी थोड़ी सी हरियाली सर्दियों में जमीन को बचाएगी। देर से बुवाई के लिए शीतकालीन रेपसीड, तोरिया भी उपयुक्त है। फसेलिया या कुत्तू जैसी गर्मी पसंद करने वाली फसलें न बोए, क्योंकि वे विकसित ही नहीं हो पाएंगी। इसके बजाय ठंड सहन करने वाली सरसों मौसम के बिल्कुल अंत में आपकी क्यारियों को तुरंत स्वस्थ करने का एक भरोसेमंद विकल्प है। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी नियम की और एक ऐसी बड़ी गलती की जो कई नए बागवान या किसान अक्सर कर जाते हैं। आप हमेशा याद रखें कि जिस मुख्य फसल को आपने पहले उगाया था या जिसे आप बाद में उगाने वाले हैं, उसी परिवार के सीडेरेट हरी खाद कभी न लगाएं। ऐसा करना इतना गंभीर क्यों है? इसका सीधा सा कारण है कि एक ही परिवार के पौधों में बीमारियां और कीट भी एक जैसे ही होते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने पत्ता गोभी, मूली या शलजम जैसी कोई फसल काटी है। ये सभी क्रूसीफेरस या सरसों परिवार से आती है। अब अगर आप इनके बाद सरसों या तिलहन मूली बो देते हैं, जो खुद भी इसी क्रूसीफेरस परिवार की सदस्य है, तो आप अपनी मिट्टी को स्वस्थ नहीं बना रहे, बल्कि इसके विपरीत आप उसमें विशेष प्रकार के कीटों और रोगजनकों, जैसे पत्ता गोभी का क्लब रूट, कीला रोग, के बढ़ने और फैलने के लिए आदर्श स्थितियां पैदा कर रहे हैं। फायदे की जगह आपको अपनी क्यारी में बीमारियों और कीटों का एक बड़ा अड्डा मिल जाएगा। यही नियम पौधों के दूसरे परिवारों पर भी उतना ही लागू होता है। मिसाल के तौर पर आलू या टमाटर, जो सोलानेसी परिवार के हैं, के बाद आपको उसी परिवार के सीडरेट बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। हमेशा फसलों का चक्रण करें, उन्हें बदलते रहे। क्रूसीफेरस फसलों के बाद अनाज जैसे गेहूं, धान या दलहनी फसलें जैसे दालें बोए और दलहनी फसलों के बाद फिर से क्रूसीफेरस फसलें लगा सकते हैं। यह फसल चक्र का एक सुनहरा नियम है और यह नियम हरी खाद के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह लागू होता है। और अब बारी है एक बहुत ही अहम बात की। आपकी हरी खाद पौधे अच्छी तरह से उग चुकी है। वे एक हरी दीवार की तरह खड़े हैं, हरे भरे और घने। तो अब क्या करें? इन्हें कब काटना चाहिए? इसके लिए एक बिल्कुल सीधा सा नियम है। हरी खाद को काटने का सबसे सही समय है जब उनमें कलियां आनी शुरू हों, यानी कली बनने की अवस्था या फूल खिलने की बस शुरुआत ही हुई हो।
ऐसा क्यों? क्योंकि इसी समय पौधे के हरे भाग में सबसे ज्यादा पोषक तत्व, नाइट्रोजन और सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तने अभी भी कोमल रसीले होते हैं और कड़े नहीं हुए होते। ऐसी हरी सामग्री मिट्टी में बहुत तेजी से गलती है और अपने अंदर जमा सभी पोषक तत्वों को मिट्टी में छोड़ देती है। अगर आप ये समय चूक जाते हैं और हरी खाद को पूरी तरह से फूलने और बीज बनाने देते हैं, तो दो बुरी बातें होंगी। सबसे पहले, पौधा अपनी सारी ऊर्जा और पोषक तत्व बीज बनाने में लगा देगा। ऐसे में उसका हरा भाग कमजोर और भूसे जैसा सख्त हो जाएगा। ये मिट्टी में सड़ने में बहुत लंबा समय लेगा। और दूसरी बात, जो सबसे जरूरी है, बीज क्यारी पर बिखर जाएंगे और अगले साल आपकी मददगार हरी खाद एक जबरदस्त खरपतवार बन जाएगी, जिससे आपको लड़ना पड़ेगा। तो देर न करे, पौधों पर पैनी नजर रखे और उन्हें सही समय पर काट ले। और आखिर में, शायद सबसे जरूरी और विवादित सवाल, काटी हुई हरी खाद का क्या करें? दशकों से हमें एक ही बात सिखाई जाती रही है, काटो और तुरंत मिट्टी में मिला दो, यानी हल चला दो। तर्क बड़ा सीधा लगता था, ताकि सारा पोषण सीधे मिट्टी को मिल जाए। लेकिन खेती का आधुनिक, अधिक जागरूक तरीका हमें कुछ और ही बताता है। मिट्टी पलटना सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। क्यों? जब हम मिट्टी की परत को पलटते हैं, तो हम उसकी प्राकृतिक संरचना को नष्ट कर देते हैं, जिसे हरी खाद की जड़ें और केंचुए इतनी मेहनत से बनाते हैं। हम फायदेमंद अवायवीय एनारोबिक जीवाणुओं को सतह पर ले आते हैं और उन्हें मार देते हैं, जबकि वायवीय एरोबिक जीवाणुओं को, जिन्हें हवा की जरूरत होती है, गहराई में दबा देते हैं। संक्षेप में, हम मिट्टी के सूक्ष्म जगत में एक वास्तविक तबाही मचाते हैं। इसके बजाय कहीं ज्यादा प्रभावी और फायदेमंद तरीका यह है, बस सारी कटी हुई हरी खाद को क्यारी की सतह पर ही पड़ा रहने दें। यह एक प्राकृतिक मल्च बन जाएगी, जो मिट्टी को कटाव और सर्दियों में जमने से बचाएगी। और केंचुए व सूक्ष्म जीव खुद ही धीरे धीरे इस सारी जैविक सामग्री को गहराई में ले जाएंगे, इसे संसाधित करेंगे और मिट्टी की परत में ठीक वैसे ही फैला देंगे जैसे जरूरी है। यही प्राकृतिक, कम मेहनत वाला और सबसे सही तरीका है। तो अब बात करते हैं उस बड़े खुलासे की, जिसका मैंने वादा किया था। दशकों से लोग मानते आए हैं कि हरी खाद, सिडरेट्स को मिट्टी में मिलाना जरूरी है, यानी मिट्टी को खोदकर पलटना, ताकि सारा पोषण जमीन में चला जाए। लेकिन हाल के शोध और अनुभवी कृषि विशेषज्ञों का अनुभव कुछ और ही बताता है। यह तरीका फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। जब आप जमीन की खुदाई करते हैं, तो आप उसकी संरचना को नष्ट कर देते हैं, केंचुओं और फायदेमंद सूक्ष्म जीवों को मार डालते हैं। लेकिन अगर आप हरी खाद को सिर्फ काटकर खेत में ही छोड़ देते हैं, तो यह एक बेहतरीन मल्च बन जाएगी। ये सर्दियों में मिट्टी को जमने से बचाएगी, केंचुओं के लिए भोजन बनेगी, जो खुद ही सारी जैविक सामग्री को गहराई तक ले जाएंगे। और वसंत तक आपको एक गीली, जीवित और बुवाई के लिए पूरी तरह से तैयार मिट्टी मिल जाएगी, बिना एक भी फावड़ा चलाए। आप केवल खाद नहीं डाल रहे, बल्कि मिट्टी को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। संक्षेप में कहें तो, हरी खाद का चुनाव सिर्फ बीज खरीदना नहीं है, यह आपकी जमीन को बेहतर बनाने की एक सोची समझी रणनीति है। इन्हें अपनी खास जरूरत के हिसाब से चुनें, अलग अलग तरह की खादें मिलाने से न डरे और मिट्टी को पलटना छोड़ दें। अगले साल आपकी जमीन भरपूर पैदावार देकर आपका शुक्रिया अदा करेगी। यह वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर यह आपके लिए उपयोगी रहा, तो वीडियो को लाइक करें और नए वीडियो न चूकने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप पतझड़ में कौन सी हरी खाद लगाते हैं? या हो सकता है आपके पास अपनी आदर्श मिश्रण का कोई गोपनीय नुस्खा हो। अपना अनुभव कमेंट्स में साझा करें। आइए इस पर चर्चा करें।